आज की क्लास में अभी हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में फर्क क्या होता है। ठीक है, विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन और उसके बाद आगे चलेंगे। अब पहली बात हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। While permutation means arrangement. While permutation means arrangement. कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन और परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। अब जो मैं अभी आपको मतलब समझा रहा हूं, ना तो इसका इस बात से लेना देना है कि जेई का मतलब अलग होता है और स्कूल का मतलब अलग। आराम से इस फर्क को और प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीके से समझेंगे। पर्याप्त यानी सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स लूंगा समझाने, बिल्कुल आराम से समझेंगे। कोई मन में सवाल होगा, बेझिझक आपने बोलना है, बेझिझक पूछो, टेंशन फ्री हो, ठीक है ना। मैंने कहा कॉम्बिनेशन, प्लीज बातें मत करेंगे भाई साहब, आराम से। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, मतलब सेलेक्ट कर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे सामने 4 लोग खड़े हैं, 4 पीपल। मुझे 2 लोगों को सेलेक्ट करना, टू आर टू बी सेलेक्ट, है ना। 4 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना, या 4, एक काम कर लो, सब 4 लोग हैं, उनमें से 2 लोगों को मुझे सेलेक्ट करना। ये 4 लोग हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं वो ABCD, ए बी सी और डी, इनमें से 2 बंदों को सेलेक्ट करना, ठीक है ना। हमने आपसे पूछा इस बात के कितने तरीके, ये हम पूछ, क्लियर होगी बात। अब एक तरीका को कहता है, और सिलेक्शन का मतलब होता है, आप अपना सोच करके देखें। मान लो 4 में से 2 बंदे सेलेक्ट करने हैं मुझे, मान लो फाइनली मैंने ए और बी दोनों को सेलेक्ट कर, डजंट मैटर मैं पहले ए को सेलेक्ट कर रहा हूं फिर बी को, या पहले बी को फिर ए को, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। केवल फाइनली मुझे ये देखना है, मैंने 2 पर्सन को सेलेक्ट करना है, 2 पीपल की बजाय ये 4 चॉकलेट मान, है ना, 4 चॉकलेट, कुछ भी 4 अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। तो फाइनली मैटर ये करेगा कि मुझे वो 2 चीजें सेलेक्ट करनी है। इट डज नॉट मैटर इन व्हाट ऑर्डर दे आर बीइंग सेलेक्टेड। आई होप सब लोग इस बात से एग्री करते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, अब सिंपल गिनती गिनने की बात करते हैं, है ना। एक सिंपल गिनती गिनने की बात करते हैं और एक इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं हम लोग कि इसका मतलब क्या है। तो अब 4 लोगों में से एक पर्सन को सेलेक्ट कर, एक थॉट आता है कि यार पहले ऐसे समझ लो, 2 बॉक्स, पहले बॉक्स को इन चारों में से फिल करना, तो कितने ऑप्शन होंगे? 4, और अगले बॉक्स को 3, तो 4 इंटू 3 12, यही तरीके। इसमें कोई गलती नजर आ रही है तो बोलो, किसी को दिक्कत नजर आ रही है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आराम से एक और बात सुनिए। अब एक फॉर्मूला होता है, या बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपने पढ़ा होगा, एनसीआर पढ़ा होगा। एनसीआर का मतलब आप सब लोग जानते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। हम सब जानते हैं, जहां पर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n, और r कोई होल नंबर होता है, r बिलोंग्स टू होल नंबर होता है, और n तो कोई नेचुरल नंबर ही होता है। ये बातें हमें मालूम है। अब इस एनसीआर का क्या मतलब होता है? इस एनसीआर का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर distinct things
आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स। ये इस एनसीआर बाइनोमियल ऑपरेटर का या कोएफिशिएंट का मतलब। एनसीआर एन अलग अलग चीजों में से आर अलग अलग चीजों का सिलेक्शन कर, ये इस बात का मतलब है। यानी कहने का मतलब है इस लॉजिक से मैं जाऊं तो इसी क्वेश्चन का जवाब चार में से मुझे दो पर्सन सेलेक्ट करने थे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 - 2 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 3 2 1 डिवाइडेड टू 2। ये कटा 12/2 आंसर 6 आ, यहाँ से 6 आंसर आ, वहां से 12 आंसर आ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। एनसीआर का मतलब है एन अलग अलग चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अलग अलग चीजें। एनसीआर कोएफिशिएंट जो बाइनोमियल का है, इट्स एप्लीकेबल ओनली व्हेन अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। एन अलग अलग चीजों में से आर अलग अलग चीजें चाहिए मुझे, उसके कितने तरीके होंगे, आंसर है एनसीआर। ठीक, लेकिन सवाल उठता है एनसीआर से आंसर 6 आ रहा है, इधर से आंसर 12 आ रहा है, अब कोई तो गलत, कहाँ गलती है? ये कंफर्म है, यहाँ पर गलती है। अब सवाल है क्या गलती है, कौन बताएगा? बताओ। बिल्कुल सही है। अब देखो, मान लो मैंने सबसे पहले चॉकलेट नंबर 1 सेलेक्ट कर ली, यहाँ ए कर लिया, यहाँ बी कर लिया, और यहाँ, या फिर यहाँ बी कर लिया और यहाँ ए, ये दोनों कायदे से एक ही चीज है, लेकिन हमने इनको 2 बार गिन लिया। नहीं समझ आई मेरे? इसलिए 12/2 ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, आंसर यहाँ से भी 6 आएगा। बट यहाँ पर हमें गिनती नहीं पड़ रही, यहाँ पर हमें काउंटिंग प्रोसेस, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, हमने हमें गिनती गिननी पड़ रही है, इसलिए ये करने के बजाय हम आज से इस पे पढ़े। मेरी बात समझ आई? आज से हो सकता है गिनती गिनते वक्त पहली बार इसमें लंबी कैलकुलेशन जाने के चांसेस है, या लंबी कैलकुलेशन करते वक्त मतलब ये बाय 2 हम भूल जाए कई बार गलती से, लेकिन यहाँ पर कभी भी वो सारी चीजें हमने इसी चीज को देखते हुए हमने ये फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, ये लॉजिक है अपने आप, उसकी वैल्यू ये होती है, बस ये मान के चलो, ये लॉजिक है। एनसीआर मतलब लॉजिक, इस चीज का एन अलग अलग चीजों में से आर अलग अलग चीजें सेलेक्ट करना, और सिलेक्शन का मतलब अरेंजमेंट नहीं होता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। समझ आई बात मेरी? एन बड़ा होगा, एनसीआर ऑपरेटर तो डिफाइन ही तभी है जब एन या तो बड़ा है आर से या बराबर है। हाँ बोल, अब 5 चीजें हैं मेरे सामने, 4 चॉकलेट रखी है, उनमें से मैंने एक भी सेलेक्ट नहीं करनी है, ये भी एक तरीका। ये वैसी बात है, कुछ ना काम करना भी एक काम, कुछ सेलेक्ट ना करना भी एक तरीका है ना। भाई आपसे पूछा जाए कि भाई आपके सामने 10 चॉकलेट रखी थी, कितनी उठाई? आपको कोई भी नहीं, ये भी तो एक तरीका ही हुआ ना। चॉकलेट रखी नहीं तो एनसीआर की बात ही क्यों कर रहे हो? रखी है तभी तो एनसीआर की बात करो, जब रखी नहीं है अब हम बात क्यों ना करेंगे? भाई उठाना चॉकलेट को या ना उठाना को आपकी मर्जी है, लेकिन होंगी तभी तो बात करेंगे उठाने और ना उठाने की, और कितने उठाने की, राइट? समझ आएगी बात? सिलेक्शन यानी एनसीआर शब्द का मतलब क्लियर हो, सबको क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं दूसरे शब्द पर जिसका मतलब हुआ परम्यूटेशन। इसकी ब्रैकेट में लिख लो अरेंजमेंट। ब्रैकेट में लिखो अरेंजमेंट। आराम से लिखिए सारी बात, दो जल्दी।
डन, बोलना शुरू करो। दिख रहे कोई बात नहीं। हाँ भैया डन, निकलिए सबसे। अब परम्यूटेशन, प्लीज लिसन नाउ। परम्यूटेशन शब्द का मतलब है अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का नॉर्मल भाषा मतलब क्या, अरेंज करना, है ना। अरेंज किसको करना, चीजों को अरेंज करना, ठीक है ना। अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। तीन बंदे हैं, राम श्याम घनश्याम, ठीक है। राम श्याम घनश्याम तीन बंदे, उन तीनों को मुझे एक ऑर्डर में बिठाना है। मेरे से ऑर्डर में बिठाना है। आप हॉरिजॉन्टल ऑर्डर की बात कर सकते हो, वर्टिकल की भी। यानी अगर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो मेरे राइट में कौन है, मेरे लेफ्ट में कौन है, वाली बात आ जाएगी। और अगर हम आगे पीछे की बात करेंगे, मेरे आगे कौन है, मेरे पीछे कौन है, उसकी बात आएगी। यानी ये बात से फर्क पड़ेगा बैठने के तरीके। तो चलो एक मिनट के लिए हम बिल्कुल सिंपल भाषा में लेफ्ट और राइट के तरीके से समझ लें। सिंपल गिनती गिनने की बात करते हैं। तीनों को बैठाने के कितने तरीके, तीनों को बैठाने के कितने तरीके, ठीक है। एक तरीका तो लिखा हुआ है, राम श्याम घनश्याम। एक तरीका राम घनश्याम श्याम। एक तरीका श्याम SRG। एक तरीका SGR। और एक तरीका GSR। और एक तरीका GRX। ध्यान से देखो, सही है क्या? ठीक है। और कोई तरीका आपके मन में आ रहा हो, कोई मन में आ रहा हो तो बता दो। राम श्याम घनश्याम के लिए तरीका मंथन, कोई और बात आप, पक्की बात कोई नहीं। तो ये तरीके हो गए। और ये बैठने का जो ऑर्डर है इसमें फर्क ये आ रहा है भाई। जैसे राम श्याम घनश्याम मान लो बैठे हो, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, श्याम भैया कहेंगे मेरे राइट में कौन है और मेरे लेफ्ट में कौन है। राम भैया कहेंगे मेरे राइट में कौन है, मेरे लेफ्ट में कौन है। इस बात से फर्क पड़ेगा। ये बैठने का ऑर्डर, सही है बात है। अरे सुनो ना यार, अब ये तो राम श्याम घनश्याम, अब कभी इनका बिछड़ा हुआ भाई भी आ गया, राम श्याम घनश्याम घनश्याम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मान लो 10 भाई आ गए, कोई बिछड़े हुए भाई थे वो सारे मिल गए। अब 10 के 10 भाइयों को अरेंज करना है, तो 10 के 10 भाइयों को अरेंज करना है। अच्छा आंसर दे दिया, बता तो बहुत बढ़िया, तूने तो दिया आंसर। 10 के 10 बंदों को अरेंज करना, अगर गिनती गिनने की बात करेंगे, या तो काउंट कर लिया हमने, 6 केस हो गए, है ना। और अगर हम 10 लोगों को अरेंज करना है तो ऑब्वियस सी बात है, हम काउंट तो नहीं करें ऐसे, वो तो बेकार तरीका हो जाएगा, बकवास तरीका हो जाएगा। तो या फिर इस बात को दूसरे तरीके से, जो अभी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो लास्ट क्लास में, ठीक है भाई। ये 3 प्लेसेस हैं, पहली प्लेस पर कितने तरीके, 3। अगली प्लेस पर 2, अगली प्लेस पे 1, यानी 3 into 2 into 1 बोल दिया। या माने की भाषा में बात करें तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। हाँ अरे सही आंसर है भाई, ठीक है ना। या फिर 3 फैक्टोरियल बोल दो, एक ही बात है, कोई गलत नहीं, परफेक्ट है बात, ये 100% सही है ना। आंसर आ गया। और 10 भाइयों को अरेंज करना है तो ठीक इसी तरीके से बात करेंगे, तो 10 9 8 7 6 5 यानी 10 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब सवाल यहाँ नहीं है, दिक्कत कहाँ थी। अगर मान लो बंदे 4 है, चेयर 3, 3 चेयर पर बिठाना और उनको अरेंज करना। बंदे 4 है, चेयर 3 है, तो क्या करेंगे, पहली प्लेस पर बैठाने के आप क्या कर दोगे, ये बोल दोगे। पहले के लिए 4 तरीके, अगले के लिए 3, अगले के लिए 2,
आंसर आ जाएगा 24। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है बात यार। बोलो बोलो, सही है ना। जैसे बाइनोमियल कर या कॉम्बिनेशन के लिए एनसीआर ऑपरेटर होता है या एनसीआर कोएफिशिएंट होता है, ठीक उसी तरीके से एक वर्ड होता है एनपीआर, है ना। उसी लॉजिक को हमने फर्दर एक फॉर्मूले की शेप दे दी, यानी एनपीआर। आराम से सुनेंगे। एनपीआर का मतलब हुआ n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो यार फिर बोल r के ऊपर सेम रेस्ट्रिक्शन है, यानी r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और npr का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉम्यूटेशंस ऑब्लिक arrangements of are distinct things out of n distinct things, यानी n चीजों में से r चीजों को अरेंज करना। अगर मैं इसी एग्जांपल का आंसर दूं, यहाँ पर 3 पर्सन्स को अरेंज करना है, तो आप कह दोगे सर जी 3p3, यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यानी 3 फैक्टोरियल, यानी आंसर आ गया 6 दोबारा। समझ आई मेरी को? ये बात हुई। जितनी चीजें हैं सारों की सारों को अरेंज कर, लेकिन जरूरी नहीं है सारों को अरेंज करना। कई बार चीजें ज्यादा है, अरेंज कम को कर, 10 चीजों में से 4 चीजों को अरेंज कर, ऐसा आ सकता है। भाई एक कमरे में 10 लोग खड़े हो, मैंने कहा चेयर 4, एक चेयर पे एक ही पर्सन बैठेगा और मुझे चारों को अरेंज करना है। तो तरीका है, पहले तो मैं या तो 4 को सिलेक्ट करूं, आराम से सुनना इस बात को, इस केस को भी सुनने में ध्यान दें। एक तरीका है, 10 बंदे लोग खड़े हुए एक कमरे में, चेयर 4 है, हर चेयर पर एक ही पर्सन बैठाना है और पर्सन को अरेंज करना है। मैंने पहला तरीका कहता है कि भाई पर्सन को इन 10 में से 4 बंदों को सिलेक्ट कर लो और सिलेक्टेड लोगों को अरेंज कर दो। तो समझ आया क्या था? 10 बंदों में से 4 लोगों को सिलेक्ट कर लो और सिलेक्टेड लोगों को अरेंज कर दो, है ना। वो अलग बात है तुम्हारी, चारों को एक साथ सेलेक्ट कर लो चाहे तो, या चारों में से एक एक को सेलेक्ट कर लो। यानी आप ऐसा भी कर सकते हो, ये 10 लोग खड़े हुए यहाँ पर, पहले को बुलाया यहाँ बैठ जा भाई, दूसरे को बुलाया यहाँ बैठ जा, तीसरे को बुलाया यहाँ बैठ जा, चौथे को बुलाया यहाँ बैठ जा, उन्हीं को आपस में अरेंज करते रहेंगे। एक तरीका है सोचने का। दूसरा तरीका है भाई 10 में से चारों को पहले इकट्ठा बुला लिया और 6 को भाग जाओ रूम से, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और जो चारों सेलेक्ट हुए उनको चेयर पर बैठा करके अरेंज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन फाइनली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज वी आर अरेंजिंग only the selected ones. We are talking about the arrangement of the selected one. 10 में से 4 मैंने सेलेक्ट कर लिए जिनका मैंने अरेंजमेंट करना है, जिनको मैंने जिस ऑर्डर में बिठाना है। जो बचे कुछ 6 हैं वो कमरे में किस ऑर्डर में खड़े हुए, नहीं खड़े हुए, बैठे हुए, भाग गए हैं, मुझे इस बात से मतलब ही नहीं। डजंट मैटर टू मी। तो यानी बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, निष्कर्ष निकला, अरेंजमेंट मीन्स सिलेक्शन ऑफ, अरेंजमेंट का मतलब है कि अरेंजमेंट करना है किसका, सिलेक्टेड चीजों। और अभी हम जितने भी केस ले रहे हैं सभी के अंदर में केवल n डिस्टिंक्ट थिंग्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग चीजों में से कुछ चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं। इसी बात को अब जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 4 are to be arranged, 3 are to be arranged, 3 लिख दिया, ठीक है ना, 3 are to be arranged। तो एक तरीका मेथड 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। मेथड 1, 3 चेयर्स है, पहले पे 10, अगले पे 9, अगले पे 8, यानी 720। और सेकंड मेथड की बात करें तो आप क्या दोगे जी,
10p3 कर दो। अभी अभी बात 10p3, 10 में से 3 बंदों को अरेंज कर दो। उसका आंसर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 3 फैक्टोरियल, जो फॉर्मूला बताया, यानी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, यानी 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 7 कट गया, यानी 701। ये बात समझ आएगी नहीं है? यहाँ तक क्लियर? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इसका एक और तरीका से कहूंगा, पहले लिखो सारी बातें, फिर बात करो। आराम से समझो, लिखो, बहुत बढ़िया चीजें कर रहा हूँ, ये समझ आएंगी तभी चीजें क्वेश्चन हो पाएंगे। समझने में चीजों में कोई फर्क नहीं होता, बार बार अभी भी कहा था, चाहे स्कूल की बात कर रहा हूँ चाहे मैं जेई की, और मैं वैसे भी आपको जेई पर्सपेक्टिव ही समझा रहा हूँ। अब बेटा देख लीजिए, तीसरा तरीका सुनेंगे, बाद में देखिए। देखो फिर मैं बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ाऊँ, बातें करोगे तो मुझे मेरा मन ही नहीं लगता। शांति से ये बिठा दो। अब एक और थॉट आती है, एनपीआर और एनसीआर में एक रिलेशन है। मैं आपकी किताब में जो दिया हुआ ऑर्डर है उसको नहीं फॉलो कर रहा हूँ, जो पढ़ाने का ऑर्डर होना चाहिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब NPR multiplied by R factorial is equals to NC। NPR को अगर NPR is equal to NCR into R factorial, इस बात का मतलब आराम से समझेंगे। अच्छा, मेरा एक छोटा सवाल है, इसको समझाने से पहले 5 चीजें हैं, उनको 5 पीपल्स को अरेंज करना है। कितने तरीके? 5 5 फैक्टोरियल। अभी अभी बात करें तो मालिक भाई ने कहा था 10 लोगों को 10 अरेंज करना, तो 10 फैक्टोरियल, मतलब 5 लोगों को 5 फैक्टोरियल, मतलब 8 लोगों को 8 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आया? ठीक है, चलो। अब पहले यहाँ पर क्या हुआ, ये फॉर्मूले से तो अलजेब्रिकली तो समझ में आ रहा है। एनपीआर का मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एनपीआर का मतलब। एनसीआर का मतलब है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल ऊपर नीचे कटेगा तो बराबर आ जाएगा, यस सर। ये अलजेब्रिकल वे हुआ समझने से, लेकिन लॉजिकल वे क्या हुआ? एनपीआर का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट किसका? सिलेक्टेड चीजों का। अब उसको टुकड़ों में काम कर दिया।
एन में से आर चीजों को सिलेक्ट किया और सिलेक्टेड चीजों को अरेंज कर, ये उसका आंसर है। यानी जैसे ये क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन का मेथड नंबर 30 है। क्या 10 बच्चे हैं क्लास में, 3 को अरेंज करना है। अरे अरेंज करने के लिए पहले सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करूंगा पहले, फिर तो अरेंज करूंगा ना मैं। पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि कौन सा 3। अगर मुझे पता ही नहीं कौन से 3, तो ऐसे कैसे मैं अरेंज कर दूंगा, सीटों पे कैसे बिठा दूंगा उनको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 10 में से 3, इसका मतलब क्या हुआ, 10 में से 3 लोगों को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। कितने लोग सेलेक्ट हो गए, 3। और सिलेक्टेड लोगों को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अभी अभी बात करी, 3 लोग, तीनों को अरेंज करना 3 फैक्टोरियल, 4 लोग, चारों को अरेंज करना होता 4 फैक्टोरियल। यार अभी इसको सिंपलीफाई करोगे आप, 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, आंसर विल बी अगेन 720। तो ये तीनों तरीके हैं। अगर एक क्वेश्चन में अरेंजमेंट की बात आए, मैं तीनों तरीके में से मैं हमेशा इस तरीके को प्रेफर करूं। मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा आपको ढंग से समझाऊंगा, वो सारे इससे बताऊंगा। आपकी किताब में इस तरीके से किया है। मेरी बात समझ आ गई? मैं आपको दोनों तरीके से समझाता चलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आई बिलीव इन लॉजिकली सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, क्योंकि आगे आगे बड़े क्वेश्चन आए थे उनमें वरना समझने में दिक्कत आती है, कहाँ अरेंजमेंट की बात हो रही, कहाँ सिलेक्शन की। टुकड़ों में तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को करा जाएगा, तो बहुत बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आती है। दिक्कत या गलती होने के चांसेस लीस्ट होता है। मैंने क्या करा, 10 में से 3 लोगों को सेलेक्ट किया, और सातों का मुझे मतलब नहीं है। सिलेक्टेड लोगों को क्या करा, अरेंज कर दिया। 3 पीपल 3 जगह पर अरेंज होने, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीका, 3 फैक्टोरियल 10c3 into 3 फैक्टोरियल। डन हो गई बात? कोई कंफ्यूजन इसमें, किसी को कुछ पूछना है? मुझे नहीं लगता एक बच्चे को ये बात ना समझ में आने वाली बात हुई। सभी को समझ आया, पक्के से क्लियर? हाँ जी, आ गया समझ? किसी का समझ में आ गया? एवरीबॉडी पक्का? पक्का क्लियर है? चलो, अगली बात समझ में आए तो आगे चलना शुरू करो। तो मैंने आज आपको केवल अभी तक तो क्या समझाया, परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का आपस में रिलेशन क्या, इतनी बातें हमें सबको क्लियर हो। यानी कुल मिलाकर के मैं ऐसा बोलूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर, वी आर क्लियर विद दैट, है ना? मीनिंग ऑफ द चैप्टर इज क्लियर, करेक्ट हो गया बात? अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, आज यार आज क्लास छोटी हो गई, मतलब मेरे पास फोन आ गए, बहुत पेरेंट्स आ गए, कुछ था। हम कॉम्पिटिशन्स को एज अर्ली एज, मतलब कल की क्लास में दोनों पढ़ेंगे हम तो, और कल और परसों क्या ज्यादा 2 या 3 और लेक्चर चाहिए, आधी आधी क्लास के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा और पैरेलल स्टेट टाइम चलेगा और फिर स्टेट टाइम पे गो थ्रू करेंगे। ठीक है, देखो जरा बेटा तू ये लिख लिया, लिख लिया सबने? Find the value of n. Find the value of n if np4 divided by n minus 1 p3 is equal to 9:1, is equal to 9:1. आंसर बोलो, बनेगा आंसर? हाँ नहीं है, सही। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अच्छा के लिए निश्चित आपको बोलोगे?
एक और लिख रहा हूँ। हाँ पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हो गया पहला सभी से? जिससे नहीं हुआ है तो सुन ले। np4 n factorial upon n minus 4 factorial divided by n minus 1 factorial divided by n minus 1 minus 3 यानी n minus 4 का factorial is equals to 9:1। ये कैंसिल आउट हो गया। n factorial upon n minus 1 factorial n into n minus 1 factorial upon n minus 1 factorial 9:1 ये कैंसिल आउट हुआ, यानी n की वैल्यू आ गई 9। क्लियर है? अगले का 10 तो आंसर आ जाएंगे -3 में तो रिजेक्शन में चला जाएगा क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर। कर लेते हैं n3 5 n फैक्टोरियल अपॉन n minus 5 factorial 42 times n factorial divided by n minus 3 factorial। ये कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन n minus का 5 factorial is 42 divided by n minus 3 n minus 4 n minus 5 है, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी n minus 3 n minus 4 is equals to 42। सिंपलीफाई कर दो, क्वाड्रेटिक बन रही है, सॉल्व कर दो, आंसर आ है ना। n की वैल्यू 10 हो गएगा, -3 आएगा, वो रिजेक्शन में चला जाएगा। काफी बच्चों के पेरेंट्स का बुलाया हुआ था, किन बच्चों के पेरेंट्स नहीं आए थे आप देखे? क्यों भाई? नहीं, जिनको पास फोन गया था, मैं केवल उनकी बात कर, जिनके पास फोन गया था और फिर भी नहीं आया, क्यों? कल मिलेंगे शाम, है ना, कल 5 बजे मिलेंगे, कल 5 सवा 5 बजे के आसपास। नहीं सामान्य का तो 5:30 की क्लास ही है, हाँ तो उस टाइम पे मिलेंगे कल इवनिंग, है ना। और कौन था? हाँ जी कल मिलेंगे, ठीक है ना। और आपके मिले हम कल 5:30 बजे मिलेंगे, या तो 5:30 मिले या फिर 5:30 थी इवनिंग थी, तो पढ़ा 5:15 5:30 तक आ जाए। हाँ भाई, अब अगली प्रॉपर्टी सुन ले। मैंने कहा NCX अगर NCY के इक्वल है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है इक्वल लिखते हैं NCR इक्वल्स NCN माइनस R। इसको सिंपलीफाई करो और इसको सिंपलीफाई करो, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। देखो ना, इसका तो आंसर पता होता है n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल
n माइनस आर फैक्टोरियल, और इधर की बात करूंगा तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस ऑफ n माइनस आर यानी r फैक्टोरियल, ये और ये वैल्यू दोनों बराबर आ रही है। तो उस लिहाज से देखें NCX NCY के इक्वल है, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू NCN माइनस एक्स, लिख सकता हूँ ना, NCX को n माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू n माइनस एक्स यानी x प्लस वाई इक्वल टू h, और एक पॉसिबिलिटी x और y के बराबर होने की है। मेरी बात समझ में आ रही है? NCX equals NCY means either x equal to y or x plus y equals to n. Understood है बात? हाँ जी बोले। n minus x bx की बात करें। n minus x bx की बात करें। n minus x x के बराबर कैसे हो जाएगा? अच्छा है, हाँ ये कर सकते हो यहाँ पर, ये बात कोई परेशानी नहीं। हम सिंपल बात करें NCR NCN माइनस आर के बराबर है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? NCX equals NCY मींस या तो x y के बराबर है, या अब ना सोचो ना x y के बराबर है तो 2x equals to n, और वाली बात कर रहे हैं, है ना, और की बात कर रहे हैं, एंड की बात कर रहे हैं, या तो x और y बराबर है या x और y का एडिशन n के बराबर। क्लियर होगी बात? अब जितना मैंने आज पढ़ाया उसके बेस पे आपका जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 6.3, मैं लिख रहा हूँ ये बात, होमवर्क है पहले का होमवर्क एक्सरसाइज 6.1 था, ये फोल्ड होमवर्क है, और 6.3 6.2 अभी नहीं करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा मेरी तरफ से, ये आज का होमवर्क। कल की क्लास में हम दोबारा दोहरा रहा हूँ, हम सेटन भी करेंगे, परम्यूटेशन भी करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की शीट लेकर के आएंगे जो बच्चे, केवल उनको काम कराऊंगा और उनको नहीं कराऊंगा। डन हो गया? क्लियर है? और आते हुए अपनी शीट का प्रिंट आउट लेके आएंगे, लेवल 1 का एटलीस्ट, और जिस कॉपी में किया वो लिखे। डन हो गया? ये तो आज के लिए थैंक यू बाय मैडम। ये दिन आप मिलेंगे और मिलेंगे।